नमस्कार. तयारी पेरणीची या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. दरवर्षीप्रमाणेच खरीप हंगामाच्या तयारीनिमित्त आपल्या सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना मदत व्हावी, नवीन संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता यावं, याच दृष्टिकोनातनं घेऊन आलो आहोत कार्यक्रम तयारी पेरणीची. आणि आज आपल्याबरोबर या कार्यक्रमात चर्चा करण्याकरता आम्ही आमंत्रित केलं आहे महागुजरात सीड्स प्राइवेट लिमिटेडचे डायरेक्टर श्री आतिश अग्रवाल यांना. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. और जैसे कि कार्यक्रम का नाम ही है तैयारी पेरणीची और अब खरीफ हंगाम भी आने वाला है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे पास जो ज़मीन है वो किस सीड मतलब किस फसल के लिए परफेक्ट है, ये कैसे जानेंगे? देखो, मैं विदर्भ के दृष्टि से बात करूंगा जी. हमारे यहाँ के मुख्य जो फसलें हैं उसमें कपास, सोयाबीन, तूर, मूंग, ये सब खरीफ के लिए ये फसलें हमारे यहाँ लगती है. और कुछ क्षेत्र हम इधर का अगर ले लेवे कि गोंदिया, भंडारा, तो यहाँ पे धान की खेती होती है. धान की खेती में तो धान ही होना है. अब जो चॉइस की बात आती है वो सोयाबीन, कपास और तुअर, इनमें चॉइस की बात आती है. हम लोग हमेशा इस बात पे काफ़ी जोर देते रहे कि किसान ने एक ही तरह की फसल पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए. एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जो किसान को बताते हैं कि अगर 10 एकड़ खेती है तो उसमें से 3 एकड़ कपास, 4 एकड़ सोयाबीन और बचा हुआ 3 एकड़ तुअर, और या तो 2 एकड़ तुअर और 1 एकड़ ऐसा वेजिटेबल्स के लिए होना चाहिए, जिससे उसका रोज की कुछ ना कुछ वेजिटेबल ऐसी चीज़ें जिससे उसकी रोज की आय होते रहती है, उसका लेबर का खर्चा उससे निकलते रहता है. अगर आपके पास लेबर के संसाधन की कमी है, पानी के संसाधन की कमी है, तो फिर कपास के तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. फिर आप सोयाबीन के तरफ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. और अपने एरिया में ट्रांसपोर्टिंग की सुविधाएं कैसी है? वेजिटेबल्स की खेती के लिए एक है कि ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा, मेरे यहाँ जैसे मैं भिंडी लगाता हूँ, बैंगन लगाता हूँ, हर 3 दिन में माल तैयार होता है जी. पर ये माल तैयार हुआ क्या हम तुरंत मार्केट में पहुंचा सकते हैं? क्या हमारे गांव से ऐसी सुविधाएं है? ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि क्या हम तैयार हुआ माल तुरंत मार्केट में पहुंचा सकते हैं. अगर वो ज़्यादा टाइम लगता है तो ख़राब हो जाएगा, उसके भाव कम मिलेंगे. लेकिन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमेशा एक मिक्स खेती के तरफ ही अपना रुझान रखें. क्या होता है कि पिछले साल हमने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई. जब सोयाबीन की फसल एकदम फलियों पे थी तब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई. अब ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. हमारी जो ज़मीन अनुकूल है, हमारी मेहनत उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ नैसर्गिक चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती. 2 साल पहले की बात करें तो कपास पे बोंडअली का बहुत बड़ा अटैक आया था विदर्भ में. उसमें काफ़ी किसान भाइयों का भी नुकसान हुआ था. हालांकि उसके बाद में फिर वो साल से कुछ हमने सीखा और उसके बाद के सालों में फिर वैसे बोंडअली के पर रोगराई ऐसी है कि नए नए जीव तैयार होते रहते हैं. इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक मिक्स खेती के तरफ रहे. अपनी लेबर सुविधाएं, अपना मार्केट रीच और अपनी मिट्टी, ये सब बातों को ध्यान में रखते किसान अपनी फसलों का चुनाव करे. तो जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ जमीन किस फसल के लिए अप्रोप्रिएट है ये ना देखते हुए बाकी भी चीज़ों का ध्यान हमने रखना है. सर, तो उसी में आपसे पूछना है कि जैसे माटी परीक्षण जो है आजकल वो काफ़ी मतलब किसानों को उसके बारे में पता रहता है, लेकिन फिर भी कई बार वो दुविधा में रहते हैं कि माटी परीक्षण करना चाहिए या नहीं, कितनी ज़रूरत है उसकी, और अगर करना है तो कहाँ से करना चाहिए? देखिए, मैं बताऊँगा, मिट्टी परीक्षण 3 साल में तो भी एक बार करना चाहिए. ये बोलना आसान है कि हर साल करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता. माटी परीक्षण करने के भी एक तरीके हैं. उसमें जैसे कि 1 एकड़ की जो भी लैंड है उसके 4 अलग अलग कोने से 1.5 फीट का गड्ढा करके उसमें से मिट्टी निकाली जाए और उन सब का एक मिश्रण बना के फिर वो सैंपलिंग के लिए दिया जाए. हमारे यहाँ नागपुर में, अगर नागपुर की बात करें तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला महाराज बाग के पास है, और विभिन्न तालुका में भी मेरा ख्याल है मिट्टी परीक्षण की सुविधा है. मिट्टी परीक्षण में 3 मुख्य चीज़ें, जो प्राइमरी फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं NPK, इसकी मात्रा का पता चलता है. NPK के अलावा सेकेंडरी जो फर्टिलाइजर होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटैश, ये सब भी उसमें उसकी लेवल पता चलती है. उसमें स्टैंडर्ड लेवल कितनी होनी चाहिए ये भी दिया हुआ रहता है. उससे अपनी मिट्टी में उसका प्रमाण कितना कम है उसके अनुसार हम लोग फर्टिलाइजर का चुनाव कर सकते हैं. मान लो फर्टिलाइजर जमीन से देना मुश्किल है तो हम लोग फोलियर स्प्रे भी उस चीज़ का बड़ा, मतलब मान लो कोई मिट्टी में मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो जरूरी नहीं कि पूरी मिट्टी में हम मैग्नीशियम फैला देवे. ऐसा नहीं है। जब वो क्रॉप आएगा उसको फोलियर स्प्रे के दौरान भी हम मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं
और डायरेक्टली फोलियर स्प्रे क्रॉप को डायरेक्टली अवेलेबल होता है, डायरेक्टली उसको मिलता है, जल्दी असर करता है। तो ये सब भी हम लोग अपने कॉस्ट बचाने के लिए इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। जी, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी परीक्षण है वो करना जरूरी है। हर साल नहीं भी करे तो एटलीस्ट 3 साल में एक बार तो करना जरूरी है। उससे ओवरऑल हमको हमारे मिट्टी की जानकारी मिलती है। जी जी। उसमें एक 3 साल में हम लोग एक हमारा अगर हम लोग कुएं का पानी यूज कर रहे हैं फसल की सिंचाई के लिए या बोरवेल का, तो उसमें एक पीएच टेस्ट भी होता है। उसमें पानी का पीएच की लेवल पता चलती है। पीएच अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। वो एक पानी परीक्षण भी करवा सकते हैं और पीएच की मात्रा सही रखने के लिए क्या उपाय है वो भी कर सकते हैं। जी, जैसे अभी आपने बताया कि मिट्टी परीक्षण ज़रूरी है, उसी तरह हमारी जो सीड्स हैं वो ओरिजिनल है, ये कैसे पता करे कोई? देखिए, जो महाराष्ट्र का मैं एक बात कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस मामले में काफ़ी सतर्क है और कंपनी, दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सब पे काफ़ी नज़र रखता है, इनके स्टॉक्स पे काफ़ी नज़र रखता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ विदाउट लाइसेंस लिए बेची नहीं जा सकती। तो पहली बात तो एक तो अधिकृत विक्रेता जो है, जो इसके विक्रेता लाइसेंस होल्डर, उन्हीं से बीज आप खरीदें। दूसरा बात, बीज खरीदते समय ये देखें कि वो सील बंद है कि नहीं। उसकी एक्सपायरी, हर बीज की एक्सपायरी एक आमतौर पे 9 महीने की होती है। उसका डेट ऑफ पैकिंग क्या है और एक्सपायरी क्या है। एक्सपायरी उसकी नहीं होनी चाहिए, तभी वो सीड खरीदे और दुकानदार से उस खरीदे गए बीज के पक्के बिल की मांग करें, वो आपको ज़रूर देगा। और ये प्राइमरी बातें हैं। दूसरी बात, कंपनी और बीज सिलेक्ट करते समय थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कोई जानी पहचानी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी का अपन ले रहे, थोड़ी बहुत जानी पहचानी हो, जिसका थोड़ा बहुत नाम सुना हो, या दुकानदार के अगर नई कंपनी लगती है तो दुकानदार से उस बारे में ज़्यादा पूछताछ करे। कंपनी के ऊपर उसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ रहता है। कुछ आपको डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पे भी बात करके पूछ सकते हैं कि भाई आप सीड कहाँ से भेजते हो, कैसा भेजते हो। ये सब भी हर कंपनी आपको जानकारी देंगी। मतलब जागरूक रहना है आपको। अगर आप सीड्स भी खरीद रहे हैं तो आपको जागरूक रहना है। बस ऐसे नहीं कि जाके आपने खरीद लिया और फिर बाद में पछताना पड़े, ऐसी कोई नौबत ना आए। तो जागरूक सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, वेराइटी का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। जैसे सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कई लेट वेराइटीज होती है और एक अर्ली वेराइटीज होती है। अब ये आपके एरिया में कौन सी सूट होती है, ये आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे अर्ली लगाना है। अर्ली वेराइटी का ये एडवांटेज होता है कि आपके खेत जल्दी खाली हो जाते हैं और आप रबी की तैयारी जल्दी चालू कर सकते हैं। और लेट वेराइटी का ये एडवांटेज होता है कि मतलब वो लेट तक रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फल धारणा लेट होती है और लेकिन फल ज़्यादा पकड़ती है, तो उत्पन्न में ज़्यादा होती है। तो आपका सोइंग टाइम क्या है। और लेट वेराइटी वो लोग लगाते हैं कि अगर ऊपर का पानी नहीं मिला हमको तो क्या हम कुएं के पानी से या हमारे पास जो पानी का व्यवस्थापन है उससे उसकी सिंचाई कर सकेंगे। क्योंकि जब फलियां भरने का समय होता है, जब फल धरना का समय होता है, तब एक अच्छा पानी और अच्छा व्यवस्थापन उसको मिलना जरूरी है। तो जो लोग पूरा अगर नैसर्गिक पानी पर डिपेंड नहीं है, वो मध्यम से लेट वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। जो लोग पूरी तरह नैसर्गिक पानी पर डिपेंड है, वो लोग अर्ली वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। और इस तरह के अपने खेत, अपनी एरिया के अनुसार, अपने एरिया में क्या सूट होता है उसके अनुसार डिसीजंस ले सकते हैं। जी, और अभी आपने कहा कि सही समय पर बुआई, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि सही समय किसे कह सकते हैं हम बुआई के लिए? देखिए, अभी 5-7 सालों में बुआई का पैटर्न काफ़ी बदल गया है। पहले एक धूल पेरनी बोल के अर्ली मानसून पेरनी हुआ करती थी, जो कि आज के डेट में उतनी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मौसम की थोड़ी अनसर्टिनिटी हो गई है। आज देखिए 17 मई है और आज भी बारिश हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह की मतलब भी बेमौसम बरसात कभी हो जाती है और कभी जब सही समय होता है तब बरसात नहीं होती है। तो एक सब गाइडलाइन है डिपार्टमेंट के तरफ से कि 70 mm का जब तक पानी नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पानी आ गया और बुआई चालू कर दिए। वो पहले तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है इस पे ध्यान रखें कि पानी कंटिन्यूस आने वाला है या अभी सिर्फ एक प्री मानसून शावर हुआ है। फिर 70 mm का पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन हमारी 4 महीने धूप खाई भी रहती है, उसके अंदर एक उष्णता होती है। तो जब हम पहली बारिश होती है उसमें तो सिर्फ उष्णता बाहर निकलती है, फिर दूसरी बारिश में वो कहीं सेटल होती है। तो 70 mm जब डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया कि 70 mm की बारिश हो चुकी है, उसके बाद अपनी बुआई का डिसीजन ले। जो प्री मानसून जो सोइंग है या बुआई है, वो सिर्फ कॉटन और तुअर के लिए की जा सकती है।
वो भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर बारिश हमारे सोइंग के बाद बहुत डिले होती है तो हमारे पास पानी देने की व्यवस्था है क्या। अगर व्यवस्था है तो हम उसमें वैसा डिसीजन ले सकते हैं। सोयाबीन के लिए प्री मानसून या धूल पेरनी जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरह का जब तक 70 mm का पानी नहीं होता तब तक सोयाबीन जैसे सेंसिटिव चीज़ों की बुआई ना करें। सर, अभी आपने 2-3 चीज़ें तो बताई है जो हेल्पफुल है ही, लेकिन आपसे ये भी जानना है कि और थोड़ा अगर डिटेल में आप बता सकें कि बारिश के पहले जब बुआई कर रहे हैं तो किसानों ने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे आपने सोयाबीन और कॉटन का बताया वैसे और किन चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखना चाहिए। देखिए, अभी आज के डेट में बीज प्रक्रिया एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया है। जैसे कॉटन है, इसको कंपनी मशीन से ट्रीटमेंट करके दे सकती है, सोयाबीन के लिए वो संभव नहीं है। सोयाबीन, तुअर और जैसे रबी में चना भी आप लगाते हैं तो इनको एक बुरशी जो रोग बोलते हैं, जो जमीन से तैयार होने वाले रोग है, इनकी आजकल के डेट में प्रमाण बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा, एक ही वैरायटी बार बार रिपीट लगाने से कई तरह के डिसीज आ रहे हैं। जैसे कुछ एरिया GS 9305 लगाता है, सोयाबीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो कई सालों से वही वैरायटी रिपीट लगाने से अब उनको येलो वायरस मोज़ेक के प्रॉब्लम आने लगे। ये एक तरह का वायरस होता है जो पूरी आपकी फसल को बर्बाद कर देता है। तो क्रॉप रोटेशन इसमें बहुत जरूरी है। अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं है, हम क्रॉप रोटेशन अब बोलते हैं लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्रॉप रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वैरायटी रोटेशन तो भी करना चाहिए कि एक साल हमने अगर 2-3 साल हमने GS 9305 लगा लिया तो एक साल हम GS 335 लगाए, एक साल हम 9560 लगाए, एक साल कोई रिसर्च लगाए। तो इस वजह से एक रोटेशन होता है और हमारी ज़मीन को वही सीड की आदत नहीं होती है। जब ज़मीन को वही सीड वापस मिलता है तो उसके अंदर रहने वाले जीवाणुओं को भी उसकी आदत हो जाती है और वो वैसा बढ़ने लगते हैं। बीज प्रक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सोयाबीन का बीज आप जब बुआई करते हैं तो उसके पहले कंपनी से आपको प्रक्रिया होके नहीं आता, लेकिन कंपनी हर पैकेट में एक प्रक्रिया के लिए थायरम का पैकेट डालती है जिसको आप यूज़ करें, हल्के हाथों से उसकी प्रक्रिया करें। नहीं तो आप राइजोबियम कल्चर, PSB जो कि बहुत सस्ते में मार्केट में उपलब्ध है, इन चीज़ों का प्रयोग करके बीज को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। इससे आपको उनकी जर्मिनेशंस भी अच्छे आएंगे, बीज सड़ने की संभावना कम हो जाएगी। कभी कभी जमीन में बीज सड़ जाते हैं जी, तो बीज सड़ने की समस्या इसमें नहीं आएंगी और काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस है वो नहीं होंगे। तो ये बात का ध्यान रखें कि बीज प्रक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। जैसे तुअर, सोयाबीन और भी कोई ऐसे चना, इस टाइप के जो आप बीज रहते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, तो इसको किसान भाई खुद अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करें। मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी नया आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप अगर उपयोग करते हैं तो जाहिर है कि फ़ायदा ही होना है आपका, जो भी नुकसान तो नहीं। और अभी आपने जैसे कहा कि एक वायरस के बारे में आपने बात की, अब आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऐसा वायरस है जिससे हम इंसान लोग जो है, इंसान भी बहुत जूझ रहा है पिछले कुछ 1-1.5 साल से, वो है कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे किसान भाई भी इफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें भी संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो उस इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी इसके लिए कुछ कर रही है, और कर रही है तो क्या आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं मतलब किसानों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने 1.5 साल तक पूरे कंट्री को अनाज पुराया जी। अनाज की कमी महसूस नहीं होने दी। इस कंट्री को सिर्फ दवाइयों की कमी हुई, संसाधनों की कमी हुई, लेकिन कहीं भी ये सुनने नहीं मिला कि अनाज की कमी हुई। हम लोग डॉक्टर्स की तारीफ करते हैं, हम लोग फ्रंटलाइनर्स की तारीफ करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हो कि किसान जो कि अपनी इम्यूनिटी पावर मेंटेन रख के, जो वैसे ही क्योंकि इतना मेहनती होता है किसान, तो आपने ये भी काफ़ी कम सुना होगा कि किसानों में कोरोना हो गया या बिल्कुल पूरे की पूरे गांव में कोरोना हो गया। उनके सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो अपने गांव को सुरक्षित रखना, खुद को सुरक्षित रखना, और सबके लिए अनाज, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन कम ना हुए, इस पे भी किसानों के ऊपर जिम्मेदारी थी, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। आज ही पेपर में मैंने पढ़ा कि एक गांव ऐसा है जिन्होंने अपने आप को पूरा सील बंद कर लिया, शहर से किसी को आने नहीं दिया, और उस गांव में एक भी कोरोना का आज पेशेंट नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही तारीफ की बात है, क्योंकि उन्होंने संसाधन जो उनके पास है उसके अंदर ही उसको काम किया। तो इस कंट्री में एक लिमिट से ऊपर आज अनाज के भाव नहीं गए। नहीं तो अगर किसान काम नहीं कर पाता था कोरोना में,
तो अनाज के मुश्किल हो रेट जाता इतने है। हो जाते थे कि दूसरी गवर्नमेंट के सामने ये इससे बड़ी एक दूसरी समस्या, हम लोग आज अनाज भी उगा रहे हैं, कई देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो बेसिक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जो कि मतलब फूड पे डिपेंड होती है, वो किसानों की वजह से आज कई लोगों के पेट पल रहे हैं। जैसे कई व्यापारी चल रहे हैं, कई ट्रांसपोर्टर किसानों की वजह से चल रहे हैं। किसान माल ही नहीं पैदा करेगा तो ट्रांसपोर्टर क्या ले जाएंगे? जी, पूरी दुनिया रुक गई थी लेकिन किसान नहीं रुका। किसान नहीं रुका था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है रुकने का, वो 365 डेज पर उन्होंने उनकी ये जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी उसको निभाया भी है। बिल्कुल, किसान ये- तो करता ही दूसरों के जी। लिए ना। आज उसको जो पेट पालने के लिए चाहिए वो तो 1 एकड़ में भी तैयार कर सकता है। कोई 15 एकड़ की खेती तो 14 एकड़ दूसरे के लिए कर रहा है, वो उस देश के लिए कर रहा है। जी ये बात को हमको समझना पड़ेगा और उनके उत्तरों को हमें सराहना करनी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरा, हमारे सीड कंपनी के सामने भी बहुत चैलेंजेस थे कि लेबर की सुरक्षा करते हुए, क्योंकि हम लोगों को माल एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि बीजों की अगर शॉर्टेज हो जाए, इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पूना ने भी हमसे पूरे सीड कंपनियों महाराष्ट्र में जितने कार्यरत है सबसे मीटिंगें की, कई बार मीटिंगें की। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपके लिए परमिशन की व्यवस्था की जाएंगी कलेक्टर द्वारा, आप अपनी फैक्ट्री या अपने प्रोडक्शन कम ना करें, क्योंकि बीज की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। और एम्प्लॉयज़ के सुरक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया। लेबर के हर 15 दिन में RT-PCR टेस्ट, और कोई भी लेबर अगर कुछ भी उसको बुखार है तो उसको आइसोलेट करना, ये सब बातों पे भी हमने काफ़ी ध्यान दिया। इस समय लेबर को भी भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल था कि भाई यहाँ सुरक्षा है, क्योंकि वो भी अपना घर छोड़ के हमारे फैक्ट्री में आते हैं, रेसिडेंशियल लेबर होते हैं, तो उनको भी एक विश्वास लेना, उनको परिवार को एक विश्वास दिलाना भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये वर्ग जो है, किसान, लेबर, इन्होंने ही पूरी इकोनॉमी को संभाला और बहुत अच्छे से काम हुआ है। और आगे भी शायद हमारे देश को अनाज ये प्रॉब्लम तो नहीं देखना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरे प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर अनाज ये प्रॉब्लम तो नहीं देखना। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि अनाज की कमी कभी ना हो और किसान कभी दुखी ना हो, क्योंकि हम सब उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं की बदौलत है जो आज हम हैं। और सर, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी कंपनी की तरफ से तो पूरी कोशिश की है और जितना हो सके आपने सारी जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको हैंडल किया है काफ़ी अच्छे से। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी कंपनी की सीड्स हैं, जो वाण जिसे हम मराठी में कहते हैं, उसके बारे में भी कि किस तरीके की वैरायटीज़ और नया क्या आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का एक धोरण रहा है कि हमारे बीज, हमारे कंपनी के बीज किसान अगर यूज़ करता है तो उसकी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। अगर वो जो 4 साल पहले कर रहा था हमारे बीज भी यूज़ करके अगर वो वही की वही है, तो हमारे सीड कंपनी और हमारे रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सबसे प्राथमिक क्वेश्चन जो हमारे साइंटिस्ट है, हमारे मार्केटिंग वाले, इनसे यही हम पूछते हैं कि हम जो वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, क्या किसान की आय उससे बढ़ रही है, क्या किसान का उससे कोई खर्च कम हो रहा है। दूसरा, महागुजरात सीड्स का हमेशा ये सिद्धांत रहा है कि आम किसानों के लिए हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। हमारी वैरायटियों का फोकस भी होता है कि हम आम किसानों के लिए बनाएं। क्या होता है कि कपास में, सोयाबीन में, तुअर में ऐसी भी वैरायटियाँ जो आज जो ईल्ड आ रहे हैं उससे 2 गुना ईल्ड दे सकती है, पर उस टाइप का व्यवस्थापन करने की क्षमता हमारे 5% किसानोों के पास है। वैसी जो मशागत है, वैसी जो सुविधाएं है, वैसे जो वाटर मैनेजमेंट है, वैसा जो सॉइल मैनेजमेंट है, तो 5% किसानों के लिए वैरायटी आपने बहुत अच्छी बना ली तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। हम वैरायटी ऐसी बनाते जो आम किसान यूज कर सके, जो खर्चे में कम हो, जो उत्पादन में अच्छी हो, और जिसमें पेस्ट अटैक, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि पेस्ट अटैक और ये सबको टॉलरेंट कितनी है वो, जैसे जो डिसीज मेजर तौर पे आते हैं, एक हेल्दी वैरायटी बनाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि जैसे जैसे साल भर साल कोई ना कोई एक नया डिसीज पैदा हो रहा है, लेकिन एक हेल्दी वैरायटी होती है। जैसे आप ह्यूमन में भी देखते हैं ना कि जैसा हम लोग सिर दर्द होता था पहले, एक आध दिन दवाई नहीं लेते थे तो ठीक हो जाता था, लेकिन जिस दिन से हम लोग सर दर्द के लिए कोई दवाई लेना चालू कर देते वो हमारी आदत बन जाती है। जी। तो आप सेल्फ स्ट्रॉन्ग जैसे रहोगे, प्लांट को भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। मतलब आजकल जैसे इंसान को बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वैरायटी बनाए, जिसको छोटे मोटे डिसीज अगर प्लांट झेल लेता है तो फिर वो बड़े डिसीज उसको नहीं टकराते। जी। तो ये बातों पे हम लोग फोकस करते हुए हम लोग वैरायटी बनाते हैं। हम लोगों ने ये साल पिछले 2 सालों में सोयाबीन में काफ़ी अच्छा काम किया है।
हम लोगों ने अर्ली सेगमेंट में MG 351 बोल के एक वैरायटी लाई है, जो कि विदर्भ के किसानों ने काफ़ी पसंद की है। विदर्भ के किसान चाहते थे कि वैरायटी ऐसी हो कि जो जल्दी हमारा खेत खाली हो जाए और हम लोग चना या गेहूँ जो भी हमारी रबी की फसल है उसकी तैयारी जल्दी से कर सके। कुछ किसान 3 फसल भी लेते हैं। चना निकलने के बाद मूंग की भी तैयारी कर लेते हैं। वो मूंग एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और समर में भी अच्छा आ जाता है, कम पानी में आ जाता है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो सोयाबीन, उसके बाद चना और उसके बाद मूंग, ये भी फॉर्मूला कई किसानों ने अपनाया और सक्सेसफुल भी रहा है। बहुत से हर जगह के लिए अपनी मेथोडोलॉजी है। अब कई किसान सिंगल क्रॉप लेते हैं कॉटन का, वो कॉटन से अगर उनको लगता है कि कॉटन से ही हम पूरा ये निकाल लेंगे तो वो लोग वो लोग कॉटन की तरफ जाते हैं। तो विदर्भ को ध्यान रखते हुए हमने सोयाबीन MG 351 जो कि अर्ली वैरायटी है, बोल्ड है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी है इसमें। जैसे येलो मोज़ेक के मैं प्रॉब्लम बता रहा था, वो इस वैरायटी में काफ़ी कम देखने में आए, अभी तक तो नहीं देखने में आए हैं। फिर थोड़ा सा हाई हाइल्डिंग किसान जो है उनके हिसाब से हमने MG गोल्ड वैरायटी निकाली है, जो एक मीडियम ड्यूरेशन है, जो किसान पानी की सुविधा है, जो मशागत अच्छी कर सकता है, जो थोड़ा सा 10-15 दिन का और समय दे सकता है अपने क्रॉप को। उसके लिए MG गोल्ड भर के सोयाबीन हमने निकाला है, जो कि बहुत ही अच्छा मार्केट में प्रचलित हुआ है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उसके। सर, आपकी बातों से तो ये जाहिर है कि आप जो भी आपके कंपनी करती है वो सब किसानों का फ़ायदा ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। तो जाते जाते आखिरी सवाल ना कहूँगी कि मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें अपने किसान भाइयों के लिए, ताकि इनकी आने वाली फसल उनके लिए लाभदायक हो और ये खरीफ हंगाम उनके लिए एक यादगार बन जाए, तो आप क्या मैसेज देना चाहें? किसान भाइयों से मैं ये कहूँगा कि बीज लेते समय जो हमने सूचनाएं दी है उसका तो पालन करें ही, साथ ही आजकल बीज टेस्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अपने लेवल पे बीज टेस्टिंग भी करें, जर्मिनेशन सही है या नहीं। आपको बीज पसंद नहीं है तो आपका पूरा अधिकार है, आप उसको वापस कर सकते हैं। कोई भी बीज आपका वापस लेने में आनाकानी करता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी एक कंपनी या एक के पीछे आप बहुत भीड़ ना करें कि यही बीज मुझे लेना है, ऐसी जिद पकड़ के मत बैठिए। क्या होता है, मार्केट में कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप लोग डिमांड दिखाते तो उसके वो रेट में एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। जी। बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, सबका अध्ययन करें और कोई भी एक फसल पे या एक ही वैरायटी पे डिपेंड ना रहे। सोयाबीन भी लगा रहे तो उसमें 2 वैरायटी तो भी शामिल रखें, ताकि कभी जैसा कि मैंने बताया, एटमॉस्फेयर हमारे हाथ में नहीं है। कभी एक फसल के लिए वो सूट नहीं होता है, दूसरी फसल के लिए सूट हो जाता है। और एक ही कंपनी के बीजों पे प्रति, चाहे वो मेरी कंपनी क्यों ना हो, तो ऐसा हट ना पकड़ के बैठे कि मुझे महागुजरात का ही लगाना है। हाँ, नया जो भी आता है उसकी अपने ट्रायल लेना चाहिए। उसके एक मेजर पार्ट, ज्यादा परसेंटेज उसको दीजिए और नए बीजों का भी प्रयोग करते रहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे और आप लोगों की खेती अच्छे से चलती रहे, यही हमारी आशा है। जी बिल्कुल सर, हम भी यही आशा करते हैं कि आने वाला खरीफ हंगाम हमारे सभी किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद रहे और आप यहाँ आए, इतनी अच्छी अपने चर्चा हमारे साथ की, और ये जो चर्चा है ये भी फ़ायदेमंद हो किसानों के लिए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।